आदरणीय जी के आशीर्वाद से, बड़े भाई सोमिंदर के प्रयास से इतना अच्छा जो कार्य चल रहा है। हम लोगों का एक छोटी छोटी सी बातें जो हम शुरू में स्टार्टिंग में अपने जीवन से जोड़कर देखे जाए। जब हम छोटे थे तो कोई एक आध आदमी होड़ी पे छुपके से दारू पीता था, और वो भी गांव से दूर जाके कहीं छुप छुपा के। और धीरे धीरे ऐसी माहौल बदल गया, ऐसा हो गया कि अब सामने बैठ के बराबर में बैठ के दारू पीता है और उसको महसूस नहीं हो रही। सबसे बड़ी चीज क्या है, दारू वो आदमी पीता है जो समाज में कायर होता है, क्योंकि वो अपनी कमजोरी छुपाने के लिए दारू पीते हैं। कई बार मैं देखता हूँ इंटर कॉलेज में, हमारे सामने इंटर कॉलेज है, बच्चे खेलते हैं, कूद रहे थे वहां से, जैसे उनसे बात करता हूँ, मतलब ये जो दारू पी है इनका माहौल क्या है, और जो ये दूसरा नशा करे, सुक्का नशा करे, इनका क्या है। कह लगे ये लोग घर से या इधर उधर से तिरस्कार कर दिया गया। इन लोगों का तिरस्कार क्यों करा गया? क्योंकि ये नकारा हैं, घर पे कोई काम नहीं करते, इधर उधर जाकर बैठते हैं, गलत संगति में बैठते हैं। तो इन लोगों ने ये शुरू कर दिया, मगर इन्हें कोई कहना सुनना किसी का कुछ है या नहीं है, कि ले घर वालों भी लाचार हो चुके इनसे। तो हम लोगों का प्रयास ये है कि जो कोई इस तरह का व्यक्ति है, बच्चा है, कोई भी है, वो गलत संगति में जा रहा, हमारे जो बुजुर्ग थे, बड़े लोग बैठे रहते थे, वो उसे देख लेते थे ये गलत जा रहा, उसे टोकते थे, कहाँ जा रहा है, किसके पास बैठा। अब एक तो बच्चों ने सबसे बड़ा दिक्कत यह आ गई कि अपने बुजुर्गों के पास बैठना बंद कर दिया। एक छोटी सी किस्सा सुनाता हूँ। हम यूनिवर्सिटी में रहते थे 2012-13 के सत्र में, और उस टाइम हमारे जाट समाज का ही बहुत अच्छा ग्रुप था, पढ़ने वाला ग्रुप था। उसका एक झगड़ा हो गया पीने वालों के साथ। तो हमारे जो एचओडी थे वो जाट समाज से थे, बुलंदशहर के वो थे। तो जो झगड़ा हुआ उसमें उन्होंने हमें कहा, भाई झगड़ा किस विषय पर होया? मका जी खाना खाने जा रहे थे बच्चे, और जो एक सीनियर ग्रुप है वो दारू पी के हमें बदतमीजी करता है रात भर। जो पढ़ाई करते हैं बच्चे डिस्टर्ब करता है उन्हें। बोले कि अच्छा वहाँ, और उस झगड़े में सभी का मतलब 151 के तहत मुकदमे लिखे गए। तो हमारे प्रोफेसर साहब बोले कि लगे जो बच्चे उसमें इन्वॉल्व थे उन्हें तो मैं पेपर में बैठने नहीं दूंगा, और चाहे वे जो बच्चे इन्वॉल्व नहीं ठीक थे उन्हें सबको बैठाऊंगा, चाहे हो जाए कुछ भी मेरे साथ। तो अगर ठीक समाज में अच्छे आदमी हैं, वे गलत चीज का विरोध करते हैं, तो ये चीजें इतनी बड़ी नहीं है कि हम ना छुटा सके। अब हमारे पास में एक गांव पड़े बिरौड़, कभी सुनते थे हम छोटे से, देख लग रहे कि हमारे गांव के लोगों ने तो जमीन खरीदी, वे लोग दारू पीते थे, उल्टा सीधा काम कर रहे थे, नशा कर रहे थे। हमारे वालों ने जमीन खरीदी उन लोगों से, और आज ऐसी स्थिति होगी वे लोग कमा रहे हैं, हमारे वाले बेच रहे हैं दारू पी के। देखो क्या क्या स्थिति आ रही है, कैसे घूम रहा समाज। ये नहीं है, सबसे बड़ी दिक्कत क्या आ रही कि एक हमारे भाई ने, कुलदीप ने बहुत बढ़िया मुहिम चलाई, गाँव में दंगल करा रहे, और इतना अच्छा विषय है कि हम अपने बच्चों को वहां भेजते नहीं। छोटे छोटे बच्चों को भेजो, दिखाओ, क्योंकि हम इन चीजों से जोड़ेंगे उन्हें खेल से, तो वो इस तरह के समाज में नहीं जाएंगे। जब तक उन्हें खेलना कूदना या हमारा कोई ठीक आदमी जिसके पास समाज में नहीं बैठेंगे, तो ये स्थिति हमें देखनी पड़ेगी। अब इतना जोर पड़ा है कि छोटे छोटे बालक हमारे यहाँ पास पास में जितने गाँव के आसपास ट्वेल हैं, सब पे आपको बच्चे बैठे हुए मिलेंगे। कोई पूछने वाला ये नहीं है कि तुम यहाँ लेन क्या आते हो। अगर हमारे इधर का है तो उधर जाएगा, उधर का है तो इधर आएगा। ऐसी स्थिति उत्पन्न हो रही। तो आप लोगों से सभी से अनुरोध है, देखो हम लोग जैसा प्रयास करेंगे, हम छोटे बच्चों को समझा सकते हैं, पर आप लोग हमें समझा सकते हो। और हर घर में एक ऐसी स्थिति है कि एक बच्चा किसी से डरने वाला है, जिससे डरता है समझाने का प्रयास कर सकता है, वो उसको अपने पास बैठावे, अपने बुजुर्गों का जो इतिहास है वो समझावे कि हमने ये मेहनत करी। अब हमारे यहाँ से एक और विघटन थोड़ा हो रहा, कुछ बुजुर्ग ऐसे हैं जो सीनियर हैं, वो शाम को वे भी थोड़ा गलत संगति में बैठने लगे। उनसे क्या हो कि कुछ इधर उधर से बच्चे प्रेरित हो जाए, को वो भी कर रहे हैं, तो उन्हें तो ना कोई रोक रहा। तो आपसे नम्र निवेदन है, इस समाज को बचाने का आप लोगों की ही जिम्मेदारी है, हमारे बुजुर्गों की है, और उसके लिए हम सब प्रयास करेंगे। बड़े भाई ने, जब सोमिंदर भाई ने ये प्रयास शुरू करा था, तो मैं फर्स्ट टाइम इन्होंने मंदिर में बैठ के 20, 30, 50 इस तरीके के, आज यहाँ इतने लोग बैठे हैं, ऐसे ही बैठे थे, और वो मुहिम मैंने देखी, मैंने तुरंत मैसेज करा दी
हमारे टीकरी कस्बे में भी जरूरत है जी, हमें जरूरत है। हमें अपने बच्चों को बचाने के, अपने भाइयों को, हमें अपने घर जो बर्बाद हो लग रहे, एक एक लड़का है और वही गलत संगति में चला गया, तो उसे किसी भी तरीके से बचाया जा सके, ऐसे प्रयास समाज के बुद्धिजीवी लोग, जिससे हम प्रेरणा दे सके कि ये घर इतना अच्छा चल रहा है। इससे क्या होगा कि हम प्रेरणा देंगे, ये बच्चे गलत संगति से हटके ठीक कार्य में लग जाएंगे। अब मैं एक और विषय सुनाता हूँ जी। हमारे यहाँ, हमारी जो गली में है, ज्यादातर बच्चे जॉब करने वाले हैं। 90% बच्चे घर खाली हैं जी, दिखाई नहीं देंगे लड़के। कारण क्योंकि जो हमारे बड़े थे वो सब जॉब करने वाले थे, और उसी से प्रेरित होकर हर बच्चा, चाहे वो देखो उसने प्रयास करा, नौकरी ना लग पाई, उसने प्राइवेट करी, पर कोई ऐसा बच्चा नहीं है कि जो बड़ा है, सीनियर है, हमारे से सीनियर है, नौकरी ना कर रहा हो, गवर्नमेंट जॉब ना कर रहा हो और अपने परिवार को सुधार ना रहा हो। तो ये एक प्रेरणा है। इस तरीके के लोगों को हम कन्वेंस करें कि ऐसे ऐसे घरों देखो। हमारे यहाँ कुछ घर ऐसे हैं जिसमें 7-7 बच्चे हैं और सातों के सातों जॉब कर रहे हैं, माँ बाप अकेले हैं, बुजुर्ग वही घर पे रह रहे हैं। और ये प्रयास ऐसा करा। दूसरा प्रयास, भाई मैं एक बड़े भाई ये भी चाहूँ कि गांव समाज, हमारा घर गांव खाली हो चुके, 90% घर ऐसी स्थिति में आ चुके कि गेट बंद रहते हैं। दोपहर में अगर आप जाओगे पूरे गांव में जाओगे तो घर के गेट बंद मिलेंगे। मैं कई बार नोट कर चुका हूँ, बड़ा महसूस होता है, क्योंकि इतना खुशहाल गांव था, सारे गांव ऐसी स्थिति में आ रहे। क्या कारण क्या है? उसका कारण यह है कि जो हमारे बच्चे नौकरी करने लगे, उनकी व्यवस्था अगर हम गांव समाज में उन्हें रोक कर प्रयास करें कि अपने बच्चों को यहाँ छोड़ दो, वे माहौल की वजह से अपने बच्चों को ले लेकर चले गए यहाँ से। कारण यू है कि अब से पहले तो शहर खराब थे। सच्चाई ये है कि बड़े भाई को पता होगा, शहर के मैखानों में दारू के इतने अड्डे थे। आज ये स्थिति है कि गांव में होगी ये स्थिति। शहर ठीक हो गए, आपके गांव के खराब होती जा रही स्थिति। और कारण यही है कि अपने बच्चों को लेकर चले गए यहाँ से, इस वजह से कि अपने बच्चों को एजुकेटेड कर लो, बाहर जाके ठीक जॉब करवा लो, ये कर लेगा, कुछ भी कर लेगा, पर वो इस समाज से बच जाएगा। हमने ये स्थिति खुद देखी है अपने आसपास पड़ोस के, आप भी देखते हो, सब समझते हैं इन चीजों को। तो आपसे सबसे ये निवेदन है कि अपने घर, परिवार, मोहल्ला, जो भी बच्चा नया इस तरीके का लगे, उसे प्रयास करे कि उसको समझाए। वो चाहे किसी का भी हो, वो ये मान के चले कि ये बच्चा हमारा है, इसकी वजह से अगर ये ठीक रहेगा तो हमारा बच्चा ठीक रहेगा, अगर ये खराब होगा तो हमारा बच्चा 100 के 100% खराब होगा। उसकी संगति ऐसी ही जागी। तो सभी से नमस्ते जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर। पट्टी भोजाना से राजकुमार है, नौजवान है, उसके भी मन में कुछ उत्साह है। हम तो समाज के साथ हैं। क्यों? तो इस आयोजन को चलाने वाले, करने वाले प्रिंसिपल सहेंद्रपाल जी, आपसे भी निवेदन है कि आप भी अपने मन के उद्गार प्रकट करें। सबसे पहले आप ढाका जी की कॉल पर उपस्थित हुए, मैं आपको धन्यवाद देता हूं। आप ईश्वर रूपी सभा के रूप में बैठे हैं। मात्र परसों का पहली बार विचार मैंने धर्मेंद्र जी से, जितेंद्र भाई से और मास्टर रविंद्र जी से और मास्टर विजय सिंह जी से, प्रधान वकील साहब से, 4-5 व्यक्तियों के, और कुलदीप भाई जी से 4-5 व्यक्तियों के नोटिस में लाए। फिर अन्य जितने भी व्यक्तियों से विचार किया कि ढाका साहब, मात्र नाम सुनते ही सभी ने सहर्ष स्वीकार किया कि ढाका साहब को हम सुनना चाहेंगे। ऐसा व्यक्तित्व इनका है। और अभी संख्या बल और अधिक हो सकता था। एक गांव में राजकुमार भाई ने बताया कि विकास जी की मृत्यु हो गई उनके पास में कहीं, और एक इधर भोजाना, इधर इनका झगड़ा चला हुआ है किरणपाल 2 भाइयों का, वहाँ भी एक सभा चली हुई है। अधिक संख्या वहीं लोग समाधान में बैठे हैं। तो मुझे लग रहा था कि ढाका साहब का नाम लेते ही यहाँ पर संख्या बहुत बढ़ने वाली थी। इनका ऐसा चरित्र है, मैंने ऐसा महसूस किया। महज 3 दिन के विचार से आप लोगों की गैदरिंग ये दर्शाती है
विषय तो उन्हीं को सुनेंगे। मैं एक बात कह सकता हूँ कि क्या आप में से कोई ऐसे व्यक्ति है जो शराब न पीने के बावजूद भी प्रभावित ना हुए हो सकता है आप में से किसी ने कभी सेवन कर भी लिया हो या सेवन नहीं भी किया होगा तो प्रभावित जरूर हुए होंगे। आपकी रिलेशनशिप में या आपके आसपास या आपके खानदान में या कहीं ना कहीं जरूर जो है प्रभावित होते हैं, कई तरीके से प्रभावित होते हैं। आप जानते हैं, आप ये भी जानते हैं कि देखिए पैसा कैश बंद हो गया, गैस मिलनी बंद हो गई और अन्य दवाएं दिल्ली में बंद है, हॉस्पिटल में सारी चीजें की शॉर्टेज हो सकती है लेकिन शराब की शॉर्टेज नहीं है। ये विचार देखो, ये शॉर्टेज नहीं हो पाती इसकी का कितना बड़ा नेटवर्क संचालन कर रहा होगा। इसके अतिरिक्त ये शराब ही नहीं और अन्य मादक पदार्थ भी चले हुए हैं और हर प्रदेश, हर जिला स्तर पर, हर छोटे जगह पर उपलब्ध है। कितनी बड़ी चेन रही होगी और कौन संचालन कर रहा होगा और इसकी विभीषिका क्या है। आप ये देखिए कि कितने आपके परिचित हैं जो आपकी आंखों के सामने महज इस बात के लिए गए हैं कि उन्होंने शराब पी, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्रभावित हुए, न पीने मात्र से, अन्य एक्सीडेंटल केस से भी जो आज हमारे बीच में हो सकते थे। और इसके अलावा देखिए उनके माता पिता को देखिए, उनकी पत्नी से पूछिए, जिसके लिए आप सब कुछ न्यौछावर कर सकते हैं और महज एक पिता के हृदय को नहीं पहचान सकता लड़का कि ये पिता क्या चाह रहा है, या पत्नी के हृदय की भावनाओं को नहीं समझ पाता कि ये क्या चाह रही है। कितना आदि हो चुका है ये सोचने का विषय, कितना गंभीर मामला है ये विचार करने का प्रसंग है ये। अभी खैर मैं ज्यादा नहीं कहूँगा, उन्हीं को सुनोगे जिनको चीफ गेस्ट है हमारे। अभी और भी वक्ता है मास्टर जी। हाँ आप जो है और भी ठीक है, पर्याप्त है, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सेंद्रपाल जी आपका। आपने इस आयोजन को किया है, यही बहुत बड़ी बात है। आयोजन करना, लोगों को बुलाना, सबका एहसान मानना, ये कोई अपने आप में छोटी बात नहीं। तो मैं अगले वक्ता को आमंत्रित करूं उससे पहले मैं सोमेंद्र जी से निवेदन करना चाहूँगा। मेरा निवेदन ये है, सोमेंद्र जी आप गांव-गांव में घूम रहे हो, सब जगह से जो इसमें आपके अभियान के साथ जुड़ना चाहता हो उनके नाम और फोन नंबर ये आपके पास हो। आप बड़ा सम्मेलन करो, इन छोटे छोटे सम्मेलन के बाद में सरकार को हिला कर रख दोगे तो आप हमारे यहाँ से नाम ले लियो। मैं तो अपना सबसे पहला नाम दूंगा और नौजवान तो आप गावेंगे, उन्हें तो आना ही है, उनके बिना तो काम ही नहीं होना। तो हमारे बीच में मास्टर रविंद्र जी बाद में आए हैं, आपसे भी निवेदन है आप भी हमारा मार्गदर्शन करें। इकबाल सिंह जी हमारे बीच में है, आपसे निवेदन है आप भी नशे से छुड़ाने के लिए हमारा मार्गदर्शन करें। आदरणीय अध्यक्ष जी, आज की सभा के मुख्य अतिथि, इनके पास में बैठे हमारे वकील साहब और सभी सम्मानित हैं, मैं 2-3 बात कहनी चाहूँगा। कड़वी भी लग सके और समझ में भी आ सके। नहीं, समझ तो दोनों को आवे, कहने वाले को भी आवे और सुनने वाले को भी आवे। गलत कह रहा तो सुनने वाले तक समझ में आ जा, कहने वाले की। और वो देख, यहाँ जितने नौजवान हैं, जितने भी नौजवान हैं,
हम तो बुढ़े भी नौजवान मानू बैठे, कहीं सहयोग नहीं, मैं आपकी बात पर बात कह रहा थी, मैं आपकी बात पर बात कह रहा। बस हमारे बुद्धू के दौर है, इसका बड़ा बोल नहीं हो सका, जो मतलब है संचालक महोदय ने कहा, इसका बड़ा बोल नहीं हो सकता। और कहावत भी है, बुढ़े को लोकुमा नि बुढ़ा जा चुमा। हम तो भाई चुमान वाले हैं, हम तो है चुमान वाले। और जवानों के लिए आ बात है कि वे ध्यान कर लो, वे ध्यान कर लो और भारत का काम ले लो। हम डांगे बैठी 70 तो पर जो पूछ जानी वो फ्री का जीवन जीवे, ऐसा मंगाया जाए। रही वकील साहब की बात, पर संस्कारी आदमी है, जना सिर का आदमी है, अनुभवी आदमी है सोमेंद्र भाई, अनुभवी है, संस्कारी है, जना सिर का है। इनने भी बीड़ा उठाया, हम मतलब है नुचावे बस यू होना चाह, यू होना चाह, यू होना चाह, जो होना चाह वो सोमेंद्र डाका ने शुरू कर दिया। बिल्कुल सही बात है, बहुत बढ़िया बात। जो होना चाह वो इन्होंने शुरू कर दिया। और मैं बताऊं, मीटिंग और भी बतेरी होगी, जगह जगह होगी, और इससे भी बढ़िया हो सके। पर आज की मीटिंग ने जितने वक्त ने यहाँ पे ही बात कही, भाई इस मुहिम को परवान चढ़ाने के लिए इससे बढ़िया बात नहीं। हर वक्त ने जो यहाँ बात कही, हर वक्त ने जो बात कही, जरूरत इस अमल की है। इस मुहिम को ठीक रही। अच्छा एक बात है, सोमेंद्र डाका तो बन गए, इस मुहिम को शुरू करने के लिए पूरे जिले में मिसाल है। तो भाई जितनी बढ़िया मतलब है विचारधारा है आपने, और जितने जज्बे से आपने या मतलब है मीटिंग करी, मैं तो डॉक्टर अरुण की भी बात से बहुत प्रभावित हुआ। मैं पहली बार सुना वक्ता के रूप में तो या युद्ध टिकरी का वो भी ऐतिहासिक है, आज मतलब है संस्कारी है, पूरेगा बट टिकरी को मिसाल बना दो, पूरे जिले की मिसाल बना दो। बहुत बढ़िया बात कही आपने। एक बात तो बताओ, ससोली हमारा केंद्र हो सके, हुआ कि नहीं हुआ? नेता कौन था जी की हमने जय बोली, ना पढ़ा लिखा वो था ना हमें, मतलब मैं या अपने जोड़ कर कहूँ, उसे भी इस बात का पता नहीं था। अब ये और बड़ा मामला हुआ जो कर बीजेपी को नहीं पता था। तो 2014 के चुनाव से पहले अब थारे नू को भारे हो गए, चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत के फुबारे। और जय बोलने वाले यू ध्यान करो, जय बोलने वाले हमसे वाली थे, आड़ी पाड़ी तो घरूनी कुछ जाती, पढ़े लिखू ने जय नहीं बोली थी, जिम्मेदार आदमी ने जय नहीं बोली थी। अच्छा वकील साहब, सोमेंद्र भाई को कहना चाहूँ मैं, तेरा तो सौभाग्य है, पढ़े लिखे प्रिंसिपल अनुभवी तजर्बेकार, तेरी जय बोलने को तैयार है तेरे लिए, और इससे बढ़िया बात हो नहीं। और इब्बी या मुहिम परवान न चढ़े तो फिर कोई मीटिंग भी नहीं करना, फिर कोई मीटिंग नहीं करना। कहना वहां हुई थी, क्यों हुआ भाई, वहां हुई थी क्यों हुआ? चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत की 15 आदमी भी तब मीटिंग शुरू हुई थी बड़ौत में, सुखबीर चौधरी भी थे उसमें, हम भी थे, कैप्टन भोपाल भी था। वह छोटी सी मीटिंग थी 15 मिनट, तो चौधरी सुखबीर ने तो मना कर दी थी, पर वो चली और वो फिर सबके आगे सबके सामने उसका फला। इस मुहिम में हमें एक फायदा भी है,
वहां से भाई चौधरी साहब तो मतलब है बिना पढ़े थे, बिना संगठन शक्ति थी, खाप के चौधरी थे, एक सम्मान था, आगे बढ़ गए। लोग तंग थे। जब साहब उस पीरियड को याद करो, मारा भीषम संसदीय चौधरी जब यूनियन शुरू हुई, आज भी यही स्थिति है। जो नशाखोरी इतने शराब की बात नहीं, हमारे दिमाग में भी इतने नशे पैदा हो लिया हम ना घरों के नाच करने सोच लिया, करे लग रहे हम कि बात आने को तैयार नहीं। और जाटों को दुश्मनों की जरूरत नहीं, अपने आप करे तो आप जाट सभा के भी अध्यक्ष हो और अनुभवी भी हो भाई। जो बार एसोसिएशन का अध्यक्ष चुना जाता हो, मतलब उनमें पढ़े लिखों में जहां कंपटीशन होगा इनका नंबर आता हो, यकीन करो या विकल्प देगी या पंचायती समाज में विकल्प तैयार करते थी। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर। उदयवीर जी आप भी रखो दो बात। भोजाना से कृष्णपाल जी आए हैं। ये तो बात हो लेगी। अच्छा। आपका बेटा अच्छा कर ले रही थी, पर चल जाइए, वही बढ़िया है जी, और बढ़िया कदम उठे। आप नहीं तो अरे चेबीर भाई बोल वो रख लो कोई बात। ढाका साहब 5-4 लाइन लिखी कलेक्टर को देने के लिए, तो कहो तो सबको पढ़ के सुना दे। देवेंद्र जी सुना दो, वहाँ के यहाँ खड़े हो गए, जोर से सुनाइए। आदरणीय ढाका साहब, मेरे प्रेरणा के स्रोत मेरे चाचा जी मास्टर विजय सिंह जी ने एक सुझाव पेश किया है। ये चाहते हैं कि इसको आप कलेक्टर तक पहुंचाए। इसका शीर्षक है नशा मुक्त राष्ट्र ही आगे बढ़ सकता है। श्री सोमेंद्र जी ढाका जिला जाट सभा अध्यक्ष के आह्वान पर कस्बा टीकरी बागपत में प्रिंसिपल सेंद्रपाल राठी जी ने अपने आवास पर दोपहर 2 बजे नशा मुक्त समाज के निर्माण हेतु गांव टीकरी के प्रबुद्ध लोगों की एक सभा का आयोजन किया। उस सभा में निम्नलिखित प्रस्ताव मेरे प्रेरणा के स्रोत मास्टर विजय सिंह जी ने रखे हैं। मैं आप लोगों को पढ़कर ये सुनाना चाहता हूँ। पहला प्रस्ताव है, सरकार सभी टीवी चैनलों को निर्देश दें कि वे नौजवानों और युवतियों के स्वास्थ्य सुधार हेतु अपने अपने चैनलों पर सप्ताह में कम से कम 1 दिन की चर्चा नशे से होने वाली हानियों पर चलाएं। दूसरा सुझाव है, ऐसी फिल्में भी तैयार कराई जाए जिनमें मनोरंजन के साथ साथ शराब आदि नशीले पदार्थों से होने वाली हानियां भी बताई जाएं। तीसरा सुझाव है, कक्षा 4 से 12वीं तक की कक्षाओं के पाठ्यक्रम में विभिन्न नशों से होने वाली हानियों पर कि कम से कम एक लेसन सम्मिलित किया जाए, एक पाठ सम्मिलित किया जाए। चौथा सुझाव दिया है, हमारे राजनेता भी अपने भाषणों में शराब आदि मादक पदार्थों से होने वाली हानियों से नौजवानों को सावधान करें। यदि उपरोक्त सावधानियां न बरती जाएंगी तो राष्ट्र के नागरिकों का स्वास्थ्य गिरेगा, गरीबी बढ़ेगी, अपराध बढ़ेंगे, हत्याएं एवं दुर्घटनाएं बढ़ेंगी, परस्पर झगड़े बढ़ेंगे, लोकतांत्रिक ढांचा चरमरा जाएगा, आदि आदि। धन्यवाद। हाँ जी, और कोई भाई अपने विचार देना चाहता हो वो भी आमंत्रित है। ऐसी कोई बात नहीं,
थोड़ी देर में चले जाएंगे ढाका साहब, तो आप अपने विचार दो। हमें इस आंदोलन को चलाना ही पड़ेगा और नहीं तो बर्बाद होने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। तो मैं ढाका साहब को आमंत्रित करूं। मैं एक लाइन कहना चाहूंगा, पर्वत से जो टकराए उसे तूफान कहते हैं और तूफानों से भी जो टकराए उन्हें सोमेंद्र ढाका कहते हैं। बहुत बढ़िया। परमादरणीय आज की सभा के अध्यक्ष जी, महत्वपूर्ण सभा का संचालन कर रहे आदरणीय विजय सिंह जी, मेरे भाई तुल, मेरे दोस्त, मेरे साथी अधिवक्ता पेशे में गोदान लाठी जी, मेरे छोटे भाई कुलदीप जी, बावली से मेरे साथ आए हैं जयवीर तोमर जी, जनता दल यूनाइटेड के बड़े नेता हैं, ठेकेदार जी, उदयवीर जी, मेरे दोस्त जितेंद्र राठी जी, दीपक जी, सुकरम पाल जी, मास्टर रविंदर जी और तमाम अभी पहलवान जी। इसका जो हालत है मेरी भी कुछ वैसी ही थी, बुखार और जुकाम की वजह से। और मुझे कुछ ऐसा एहसास हो रहा, धर्मेंद्र भाई बैठे हुए हैं, शिव कुमार भाई जी ने बहुत अच्छी बात कही, उदय भाई जी ने बहुत अच्छी बात कही, डॉक्टर अरुण जी ने बहुत अच्छी बात कही, आप सभी लोगों ने। और मैं सबसे पहले तो यही बात आदरणीय इकबाल जी की बात से जोड़ता हूँ कि सभा तो हो सकती है संख्या में इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाए, बड़ी बड़ी हो जाए, लेकिन जो कंटेंट्स शिव कुमार भाई ने, धर्मेंद्र भाई ने, उदय भाई ने, डॉक्टर अरुण जी ने, आप लोगों ने, सोधान भाई जी ने, कुलदीप भाई ने जो रखे, वास्तव में मतलब मन खुश उस बात से होता है जब हमें लगता है कि जो चिंगारी मेरे सीने में जल रही है वही चिंगारी इधर भी जल रही है, तब मजा। मैं कहता हूं कभी भी ना कोई मीटिंग संख्या से नहीं, संख्या से बड़ी नहीं होती, वो गुणवत्ता से बड़ी होती है कि उसमें भाग लेने वाले व्यक्ति कैसे, उसमें बोलने वाले व्यक्ति कैसे। उदय भाई से मेरा सोशल मीडिया पे संपर्क हुआ था ये ढिकोली में। जब मैंने मुहिम शुरू की तो मैंने सोचा सबसे पहले अपने परिवार से शुरू करता हूं। मैंने ढिकोली में अपने घर पे ही पंचायत की, बहुत ठुक के पंचायत हुई। बड़े बुढ़े कहते हैं कि ऐसी पंचायत जो है, इतनी अच्छी पंचायत इतनी बड़ी संख्या में नहीं हुई कभी। फिर बाद में मंदिर में भी हमने एक मीटिंग रखी थी। तो कहने का मतलब ये है कि एक चिंगारी जो मैंने मतलब जिस सोच के साथ में शुरू हुआ था, बहुत मन खुश होता है कि हाँ अब उसी विचारधारा के लोग, उसी संघर्ष के लोग अब साथ आ रहे हैं। मैं रास्ते में कहता आ रहा था आदरणीय इकबाल जी से, जयवीर तोमर जी से, कि बुरे लोगों का संगठन 1 मिनट में बन जाता है। देश में जो है गुंडों व बदमाशों का गैंग बन जाता है। एक बदमाश है लॉरेंस विस्मिल, टीवी में आता है, सारी दुनिया में गैंग वो है लोग हैं। जहां भी ऐसे है, अपने जिले की बात करें, तुरंत लोग इकट्ठे हो जाते हैं। क्या अच्छे लोग इकट्ठे नहीं हो सकते? और यदि जिस दिन अच्छे लोगों ने इकट्ठा होना शुरू कर दिया तो समझ लो इस समाज से बुरे लोग अपने आप भाग जाएंगे। ये समाज यदि त्रस्त है तो बुरे लोगों से त्रस्त नहीं है। ये समाज यदि त्रस्त है तो अच्छे लोगों की निष्क्रियता से त्रस्त है। बिल्कुल अच्छे लोग शांत बैठे हैं। लोग कहते हैं कि बहुत शराब का प्रचलन हो रहा, मैं भी कह रहा हूं, ऋषि पीड़ा को लेकर आपके बीच में भी आया हूं, लेकिन आज भी मेरा मानना है कि पीने वालों से ज्यादा संख्या ना पीने वालों की है। आधी जनसंख्या तो औरतों की है, उन्हें तो हम कह ही सकते हैं कि नहीं पीती लगभग, तो आधी वो हो गए और कुछ ना पीने वाले हो गए, तो ना पीने वाले ज्यादा है ना। लेकिन कुछ पीने वालों ने ही इतना माहौल खराब कर रखा है कि आज सोसाइटी में ये आ गई कि हम अपने बच्चों को भी ये कहते हैं भाई बाहर मत निकलना, बाहर तो माहौल खराब है, कुछ शराब ही मिल जाएगा। तो मेरे मन में बहुत दिनों से ये पीड़ा थी कि मैं कुछ ना कुछ जब देखता था समाज में, क्योंकि अधिवक्ता होने के नाते आपके सामने ये बात कहने की हिम्मत करता हूं कि जितने अपराध इस समाज में हो रहे, आधे से ज्यादा की जड़ केवल और केवल नशा है। इस बात से आप सहमत हो? फिर जाट सभा की जिम्मेदारी आई मेरे ऊपर। मैंने सोचा कि मेरे मन में कुछ विचार था तो उस विचार को फिर मुझे धरातल पे लेके जाना चाहिए, क्योंकि खाटों में बात करने का, कुर्सियों में बैठ के बात करने का उसका कोई मतलब नहीं रह जाता।
अच्छे काम करने के दो ही तरीके हैं। यदि आपके मन में कोई अच्छा विचार आ रहा है तो उसे धरातल में उतार के चल दो, और यदि तुम नहीं कर सकते उस काम को तो जो तू उस काम को कर रहा है फिर उसका साथ दे। हम लोग क्या करते, खुद अच्छा करते नहीं, जो अच्छा करता उसका साथ नहीं देते, तो अच्छा आदमी निराश हो जाता। इसीलिए मैंने सोच के कि मैं इस नशे की मुहिम को आगे बढ़ाऊंगा। हम लोगों ने ये कारवां शुरू किया। डॉक्टर अरुण जी थे, धाम में भी हमने मीटिंग की थी, उसके बाद हमने दूम में भी मीटिंग की, सादे में भी मीटिंग की, बरवाले में भी मैंने मीटिंग की, निनाने में भी मैंने मीटिंग की। और आज आप लोगों की बात सुन के मुझे लग रहा है कि हाँ, ये संघर्ष अब जो है और तेज होगा, तो सरकार को इस पर निर्णय लेना पड़ेगा। लोग इसे सामाजिक बुराई कहते हैं कि शराब जो है एक सामाजिक बुराई है। मैं कहना चाहता हूं ये सामाजिक बुराई भी है और ये सरकारी बुराई भी है, और इस बुराई को केवल समाज दूर नहीं कर सकता, सरकार को भी अपना दायित्व निभाना पड़ेगा और समाज को भी अपना दायित्व निभाना पड़ेगा। ये सरकार द्वारा प्रायोजित सामाजिक बुराई है। ये मैं इसलिए कहना चाहता हूं, शिव कुमार भाई ने कहा था कि स्कूल बंद कर दिए, ठेके खोल दिए गए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या कोई ऐसा है, कोई जनप्रतिनिधि है, कोई चेयरमैन है, कोई ग्राम प्रधान है, कोई जिला पंचायत है, विधायक है, MP है, जिसने शराब के ठेके की मांग की हो? मुझे बता दो। 28,000 ठेके खोल दिए गए पिछली बार, और अभी एक हफ्ते पहले आपके जिले में पिछली बार सैकड़ों नए ठेके खोले थे, एक हफ्ते पहले 12 नए ठेके और खोल दिए गए। बड़े गांव में खोल दिया गया, चमरावल में खोल दिया गया, निनाने में खोल दिया गया, बिचपड़ी में खोल दिया गया, बिलोचपुरा में खोल दिया गया, बोड्डा में खोल दिया गया, कपूर में खोल दिया गया, जो 1 अप्रैल से शुरू हो जाएगा। हमने DM से बात की, अभी मैं 9 तारीख को DM से मिला था, 9 मार्च को। तो DM साहब का ये था, बड़े खुले शब्दों में कह रहा हूं, चाहे तो DM साहब को इसको रिकॉर्ड करके भेज देना कि भाई हमारे तो राजस्व की आमदनी हो रही है, हमारी तो रेवेन्यू की आमदनी हो रही है, हम इस पे बैन नहीं लगा सकते। कमाल की बात है। मतलब सरकार उस तरीके से सोचती है जैसे कोई लाला सोचता है, जो सिर्फ अपने फायदे की बात सोचता है, नफे नुकसान की बात नहीं सोचता। पढ़े लिखे लोग यहां बैठे, पढ़े लिखे साथियों ने भाई ने बात की थी, हमारे संविधान में लोक कल्याणकारी राज्य की कल्पना की गई है, वेलफेयर स्टेट की कल्पना की गई है। और वेलफेयर स्टेट लोक कल्याणकारी राज्य वो होता है जो आर्थिक स्थिति से ज्यादा लोगों की सामाजिक खुशी का ध्यान रखता है, उनके चेहरों पर कितनी हंसी है इस बात का ध्यान रखता है। क्या हम सिर्फ पैसे कमाने के लिए है हमारी सरकारें? और यदि यही बात है तो मैं पूछना चाहता हूं, गुजरात में 40 साल से शराबबंदी है, गुजरात में 1 पैसे की रेवेन्यू की इनकम नहीं है, फिर गुजरात राज्य कैसे चल रहा है? कैसे फिर ये गुजरात मॉडल करके केंद्र सरकार सत्ता में आ गई? कैसे बिहार चल रहा है? और मैं कहता हूं यदि आमदनी कम भी हो जाए तो उससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम अपनी सुख शांति चाहते हैं। एक परिवार की यदि आमदनी 1 लाख रुपए महीना है और उसमें कोई बेटा यदि शराब पीता है और दूसरा परिवार हुआ है जिसकी आमदनी केवल 50,000 है लेकिन वो बेटा शराब नहीं पीता, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कौन सा कर खुशहाल? 50,000 वाला खुशहाल। तो सिर्फ इस कीमत पर तो ये राजस्व की बात करना, इससे वाहियात तर्क कुछ नहीं हो सकता, इससे बेकारा तर्क कुछ नहीं हो सकता। ये देश केवल शराब के टैक्स से नहीं चल रहा, आपके बच्चों की जो कॉपी पेंसिल है ना उस पर भी 18% GST लग रहा है। जो हम मोबाइल ले रहे हैं, जो कार ले रहे हैं, स्कूटर ले रहे हैं, मोटरसाइकिल ले रहे हैं, इन सब पे टैक्स दे रहे हैं। और घर से निकलते हैं तो 10 किलोमीटर भी जाते हैं तो टोल देते हैं। जब ये कुछ भी नहीं था ये देश तो तब भी चल रहा था, जब हम टोल भी नहीं देते थे, मोबाइल भी नहीं खरीदते थे, कार भी नहीं खरीदते थे, मोटरसाइकिल भी नहीं खरीदते थे, किसी पे टैक्स नहीं देते, तब भी तो देश चल रहा था। और एक चीज छोड़ लो, लेकिन यही इसलिए मैं कहता हूं कि समाज की यदि ये केवल सामाजिक बुराई होती तो समाज इसे दूर कर लेता, लेकिन ये सामाजिक बुराई तो है ही है, साथ साथ में सरकारी बुराई है। और किसी सरकार में ये हिम्मत नहीं है जो ये कह दे कि हाँ मैं पहले अपने बच्चों का, अपने जो जनता है इसके चरित्र का पहले उत्थान करूंगी, उसके बाद में सड़कें बना लो सड़कें कर लो। अब मैं सड़कें बना दिए, उद्योग लगा दिए, फलाना लगा दिया, ठिकाना लगा दिया, बच्चे जब शराब पीते फिरेंगे, बच्चों के पास काम नहीं होगा तो क्या मतलब रह जाएगा? तो मैं तो हाथ जोड़ के आपके बीच में ये कहने आया हूं। हम लोगों ने कई जगह मीटिंग की, कई बार DM को ज्ञापन दिया, लेकिन किसी के कानों में जू चलने वाली नहीं है। सब ये सोचते हैं कि आए हैं, ज्ञापन दे हैं और चले जाएंगे। बहुत अच्छी बात मेरे युवा साथियों ने कही थी और मैं भी इस चीज का मानने वाला हूं।
अरे सरकार यदि अपनी इस जिद पे रहती है कि मुझे ठेके खोलने हैं, बंद नहीं करने तो कर लो, 10 ठेके खोले, 20 ठेके खोले, 100 ठेके और खोल लो। तुम हर घर में ये पढ़ ले लो, हम शराब के ठेके का आगे को नहीं निकलेंगे, चुपचाप बैठे बहिष्कार कर दो उसका। कि हमने, हमारा बच्चा, कोई रिश्तेदार भी आ जाएगा कि हमारे गांव में तो बाइकाट कर क्या भाई, यदि कोई ठेके पे जाएगा तो हम लोग उससे बात नहीं करेंगे। क्या कर लेगी सरकार? सरकार का तो मजबूर भी किया जा सकता है। हमने 3 मांगे डीएम साहब से रखी थी, कुलदीप भाई भी गए थे, 29 दिसंबर को भयंकर कोहरे के बावजूद 150-200 लोग वहां थे। हमने 3 मांगे रखी थी। नंबर 1, मेडिकल स्टोर पे जो सूखे नशे बिक रहे हैं, इंजेक्शन और टैबलेट, तुरंत छापेमारी करके बंद किया जाए। बताओ गलत कह रहा हूं क्या मैं? इंजेक्शन बिक रहे हैं, नहीं बिक रहे? सारे बच्चे इंजेक्शन लगा रहे हैं, टैबलेट्स लगा रहे हैं। शराब से भी 100 गुना खतरनाक है वो नशा। यदि किसी के बच्चे ने एक बार इंजेक्शन ले लिया और वो चाह के भी ये कहता है कि मैं छोड़ना चाहता हूं, तो छोड़ नहीं सकता। यह हालत है। अभी 10 दिन पहले आपने हापुड़ का एक प्रकरण पढ़ा होगा, एक व्यक्ति डीएम के पास रोता हुआ गया, बोला कि जी मैं सूखे नशे का इंजेक्शन का आदी हूं, मैं मरना नहीं चाहता, मुझे बचा लो, मैं अपनी बेटियों के लिए जीना चाहता हूं। और उसने डीएम को बता कि हर मेडिकल स्टोर पे सूखे इंजेक्शन और टैबलेट्स बिक रही है, इनका रुको। हमने डीएम साहब से मांग की तो हंस के टाल दी। तो लेकिन जनता को चेतना पड़ेगा। यदि आपके गांव में, आपके कस्बे में कोई मेडिकल स्टोर पे नशा बेच रहा है तो मत खरीदो उसके यहां से एक दवा भी मत खरीदो। आखिर ऐसा मतलब हम लोग यदि सचेत नहीं हुए, हमारी सरकारें कोई भी हो, मुझे यहाँ कुछ मेरे साथी परिचय करा रहा है इसका आम आदमी पार्टी का, मैं नहीं चाहता कि मेरा राजनीतिक परिचय कहीं हो, सब राजनीतिक रूप से जुड़े, वो चीज अलग है। मैं बिल्कुल नहीं कहता। यहाँ परिचय हो तो केवल इसी बात का मुझे अच्छा लगता कि हाँ, समाज में नशे के खिलाफ अभियान चला रहे, यही मेरा सबसे बड़ा परिचय। राजनीतिक दल सब ऐसे ही है, सबका एक ही मत है, वो ये है भाई पैसा, पहले पैसा कमाओ, फिर सत्ता कमा लो, फिर सत्ता से फिर पैसा, पैसा से फिर सत्ता की तरफ। हम लोगों को जागना पड़ेगा, हम लोगों को खड़ा होना पड़ेगा इन सूखे नशों के खिलाफ जो हमारी मुहिम है। शराब तो बाद में इसमें आई है। दूसरी हमने मांग रखी थी, पहली तो थी सूखे नशे को बंद किया जाए, मेडिकल स्टोर पे छापा मारा जाए, एक भी मेडिकल स्टोर पे छापा नहीं मारा। दूसरी हमारी मांग ये थी कि शराब की बोतल पे लिखा है शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, तो मगा देने डीएम साहिबा, शराब की दुकानों पे भी लिखवा दो बड़े बड़े अक्षरों में। जितने बड़े अक्षरों में ये लिख रहा है यहाँ ठंडी चिल्ड बियर की बोतल मिलती है, उतने बड़े अक्षरों में लिखवा दो कि शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। बताओ गलत बात थी क्या? कोई ध्यान नहीं दिया, बोले कि जो आबकारी नीति में वही होगा। और तीसरी हमारी मांग ये थी, आप शराब बेच रहे हो, पहले आपने देखे होंगे शराब के जो ठेके होते थे, कैसे ठेके होते थे? एक छोटा सा ऐसे खिड़की होती थी, जैसे उसमें नहीं होती थी पिक्चर हॉल में, टिकट ऐसे देते थे, मतलब देने वाले को लेने वाले की शिकल का नहीं पता, लेने वाले को देने वाले की शिकल का नहीं पता, ऐसे देते थे, बोतल ले लेते। अब ठेके आप देखो तो ऐसे ठेके खोल रखे जैसे कि गाड़ियों के शोरूम हो, कपड़ों के शोरूम हो, इलेक्ट्रॉनिक शोरूम, सजीली दुकानें हैं, रंगीन लाइटें हैं, रंगीन बोतलें। ऐसा लगता है कि हमारे जैसे आदमी को भी कह रहे हो अरे पागल कहाँ निकला जा रहा, आजा पी ले। लगता है कि नहीं लगता? ऐसा लगता है जैसे इन्वाइट कर रही हो। ये सरकार का प्रमोशन नहीं है तो क्या बताओ? और कहाँ किस कानून में लिखा है कि सरकार नशे का प्रमोशन करेगी, नशे को प्रमोट करेगी? और यदि सरकार को शराब से इतना ही प्यार है तो फिर इसे शराब नशीले पदार्थों की कैटेगरी से बाहर निकालना। हमने डीएम से कहा अगर यदि राजस्व इतना प्राप्त होता है तो फिर आप भी चलो हमारे साथ और हम गांव में पंचायत करके कहेंगे भाई सरकार की आमदनी होती है, सब पियो, जो नहीं पीना उसे भी पियो, वो भी पियो। अरे सरकार ही तो नशा मुक्त अभियान चलाती है, नेट पे निकाल के देख लो। योगी जी कहते हैं कि नशा मुक्त अभियान है, जो नशे से बचो। और मोदी जी की मन की बात सुन लो, मोदी जी भी कहते हैं कि नशा मुक्त अभियान चलाओ, हस्ताक्षर अभियान चलाओ, नशे से दूर रहो। भाई ये कौन सा बिना मांगे ठेके दे रहे हो? कौन मांगता ठेका आपसे? हम स्कूल मांगते हैं, अस्पताल मांगते हैं, खड़ंजे मांगते हैं, नाली मांगते हैं, ठेके तो नहीं मांगते। बिना मांगे ठेके दे रहे हो, फिर ये कह रहे हैं नशा मुक्त अभियान चलो। तो ये सरकार का जो डबल कैरेक्टर है, इसको आपको समझना होगा। देश में पैसे की कमी नहीं है, केवल शराब के माध्यम से रेवेन्यू जनरेट होने वाली बात ये बिल्कुल गलत है। और यदि है भी तो भी हम ये कहते हैं ये टैक्स आप खत्म कर दो, हम इसके बिना जी लेंगे, थोड़ी कम दे देंगे, एक खड़ंजा कम बन जाएगा, हम चल जाएगा हमारा। तो इसी लड़ाई को लेकर मैं गांव-गांव जा रहा हूं। और हमने अभी
27 मार्च दिन शुक्रवार का एक कार्यक्रम ये रखा है। बागपत में एक जाट भवन है, आपने बहुतों ने देखा होगा, दिल्ली सहारनपुर रोड है। जाट भवन से लेके कलेक्ट्रेट तक 4 किलोमीटर का हम लोग पैदल मार्च कर रहे हैं। हाथ में तख्ती लेके, बैनर लेके जाट भवन से चलेंगे और डीएम कार्यालय पे जाके उनको ज्ञापन देंगे। सहमत है आप इस बात से? मैं आज आपसे झोली फैला के यही समर्थन मांगने आया हूं। आप टीकरी में तो अलग जगाइए, लेकिन 27 मार्च को सुबह ठीक 9 बजे जाट भवन पे जरूर पहुंचे। और वहां से हम यदि सैकड़ों लोग या हजारों लोग पैदल मार्च करते हुए जाएंगे तो डीएम को भी लगेगा हाँ अब कोई, या सरकार को भी लगेगा जनता में इसकी भावना इसके खिलाफ शुरू होगी। और मेरा मकसद यही है। हमें सरकार पे यकीन नहीं है, हमें सरकार पे कतई यकीन नहीं है कि सरकार ठेके बंद कर देगी, सरकार इसको वो कर देगी। हाँ, इतना बड़ा जन आंदोलन बन जाइए कि गांव-गांव से आवाज उठने लगे, गांव-गांव से ठेकों को काट फेंके, तो हो सकता है सरकार को निर्णय लेना पड़ जाए। लेकिन मेरा असली मकसद ये है कि यदि मैं टीकरी में आया हूं और आज यहाँ 100 व्यक्ति बैठे हुए हैं, तो 100 व्यक्ति जो है 500 घरों में ये प्रचार करे कि आज से हम अपने बच्चों पे निगाह रखनी शुरू कर देंगे। और यदि कोई बड़ा भी पीता है और यदि कोई बच्चा भी पीता है तो आज से ही हम उसको समझा बिठा देंगे। ये मेरा असल जन जन तक लोगों को नशे के खिलाफ जागरूक करना। और इसका फायदा ये हो रहा है, मुझे एक गांव में, मैं अपने गांव की बताऊं, हमारे गांव में आज से 20 साल पहले एक बार ठेका उखाड़ फेंका था। उसके बाद में ढिगोली में ठेका नहीं है, ढिगोली के नाम से नहीं है, पांची गांव पड़ता है, पांची में ठेका है। जब से हमने मीटिंग की तो ठेके वाला कह रहा है यार मेरा तो कम से कम 10,000 रुपए की रोज की सेल इन्होंने कम करवा दी। बस यही हमारी जीत है। हम चाहते हैं ठेकों को इतनी इनकी आमदनी कम कर दे, इतनी आमदनी कम कर दे कि सरकार को ये लगने लगे कि हाँ भाई इसमें तो कुछ रस डाल नहीं सकते। तो मैं आज आपके बीच में आया, बहुत अच्छा मुझे लगा। आपने पगड़ी पहना के सम्मान किया। मैं इसके लिए बिल्कुल भी मतलब ना तैयार था, ना मैं सोच रहा था, ना मेरा मकसद है। क्योंकि जब जब सम्मान होने लगता है तो आदमी के अंदर ना अहंकार सा पैदा हो जाता है। वो अपने देश के प्रति कम और अपने सम्मान के प्रति ज्यादा चिंतित होने लगता है। तो कहीं भी कोई भी हो, मैं भी हूं, तो मैं मेरे साथ मत हो। आप ये कहो हम अपने साथ है, अपने समाज के साथ है, अपने परिवार के साथ है और इसे बचाना है। आपने यहां मुझे बुलाया, सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बस हाथ जोड़ के जितने यहाँ युवा हैं, उदय भाई है, अपने शिव कुमार भाई जी है, कुलदीप भाई जी है, सोदान भाई जी है, डॉक्टर अरुण जी है, या जितने भी लोग आप यहाँ बैठे हुए, आपको अपने गांव की, अपने अपने गांव की सब कमान संभाल लें। और एक दिन कोई ऐसी पंचायत या ऐसी रैली हम निकाल दें कि सरकार के ये पांव खड़ जाए, अब नशे के खिलाफ जो है हमारा समाज खड़ा हो। बस ये मेरा आने का उद्देश्य था। मैं आप सभी पुनः यही हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि 27 मार्च दिन शुक्रवार को सुबह 9 बजे आप जाट भवन पे जरूर पहुंचे। यदि आप वहां बड़ी से बड़ी संख्या में पहुंचेंगे तो हमारे इस आंदोलन को बल मिलेगा। इन्हीं शब्दों के साथ यदि मुझसे कुछ भूल हुई तो मैं माफी चाहता हूँ। आपका बहुत बहुत मुख्य अतिथि का बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने हमें जागरूक किया, अपने कर्तव्य याद दिलाई है। एक